नमस्कार दोस्तों। तो हम अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है पूर्वालोकन, जो कि घटना चक्र की बुक आती है एक, जिसमें समस्त प्रश्नों के हल दिए रहते हैं, जो कि आपके संघ लोक सेवाएँ की कोई परीक्षा हो या राज्य स्तरीय कोई परीक्षा हो, उसमें जो सामान्य भूगोल, जो भारत के भूगोल और विश्व का भूगोल से जितने प्रश्न आए हों, उसका एक बंच तैयार रहता है इसमें। और यह बहुत ही किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न और किस दायरे से पूछे जा रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम देने जाने से पहले या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है, जो कि घटना चक्र के द्वारा निकाली जाती है, पूर्वालोकन नाम होता है। और आज इसमें हम जो लोग देखेंगे वह सामान्य भूगोल देखेंगे, जो रहेगा हमारा विश्व एवं भारत का भूगोल। तो पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे भारत का भूगोल, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है इसका, भारत का भूगोल। इसमें हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे भारत के भूगोल में। भारत का भूगोल जिसमें सामान्य परिचय हम देखेंगे। सामान्य परिचय क्या है? हाँ, तो इसमें पहला चैप्टर जो आएगा, सब चैप्टर रहेगा, वो रहेगा क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का जो पहला चैप्टर है वो सब चैप्टर रहेगा। मैं इसको सेट कर हाइलाइटर अपना सही कर लेता हूँ, क्योंकि हाइलाइटर बार-बार जा रहा है। इसको थोड़ा कम कर देते हैं। चलिए, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सही कर लेता हूँ। तो क्षेत्रफल, पहला चैप्टर हमारा प्रारंभ होता है क्षेत्रफल से। तो इसमें भारत के क्षेत्रफल को देखेंगे। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिणी एशियाई देश है। एशिया महाद्वीप जो है आपका, ये मान लीजिए आपका पृथ्वी का वो मान लीजिए, तो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग में यहाँ पास भारत को लोकेटेड किया गया है। दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति, यानी कि इसकी आकृति कैसी है? वो आकृति इसकी है चतुष्कोणीय आकृति है। चतुष्कोणीय आकृति है। ये हाइलाइटर को क्या हो गया भाई? ड्रॉ कर रहा हूँ कहीं और जा, कहीं और रहा, ऐसा क्या हो रहा है भाई? चलिए, चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है, तो छोड़ देते हैं, इसे हम देखते हैं। चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में, जबकि हिंद महासागर के उत्तर में है ये देश अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध, यानी कि अगर ये पूरा हम मान लें कि पृथ्वी, मान इसको हम एक गोले में मान लें, ये एक पृथ्वी है गोल सी हमारी, और इसका 4 भाग में कर देते हैं ऐसे। तो जो हमारा भारत होगा वो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पास आएगा। उत्तरी गोलार्ध, वही ये बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी है। अगर अगर हम देखें अक्षांश जो होता है उसका, वो ऐसे रहता है। तो अक्षांश के, अगर ये भूमध्य का अक्षांश से माना जाए तो यह उत्तर के भाग में होगा। वहीं देशांतर जो होता है वो ऐसे होता है, सीधे लंबे। हाँ, इस हिसाब से अगर ये मध्य में मान लिया तो ये पूर्व मान लिया जाता है, जहाँ हमारा एक भारत है यहाँ पास, तो यहाँ भारत मान लिया जाएगा। तो देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्व में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवां सबसे बड़ा देश है। इससे सबसे बड़ा देश जो है रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद चीन, फिर ब्राजील, और ऑस्ट्रेलिया के बाद
इसका नंबर आता है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद बड़ा देश है। लेकिन वर्तमान आंकड़ों में देखा जाए तो कई रिपोर्ट में निकल के आया है, जो यूएन की रिपोर्ट है, जिसमें बता दिया गया है कि भारत की जनसंख्या चीन को पिछाड़ के आगे निकल गई है। लेकिन फिर भी जो अभी फैक्चुअली डेटा है वह है हमारा कि हम चीन के बाद आते हैं। 26 जनवरी 2020 में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेशों में दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव, यानी कि सब जो अलग अलग थे पहले इनको एक कर दिया गया है। हाँ, तो इसका नया जो केंद्र शासित प्रदेश बना है उसका नाम है दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इसका निर्माण इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखना है, कभी कभी फैक्चुअली में पूछ लेता है कि 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263 बार बार ऐसे रटना है, क्योंकि कभी कभी कुछ फैक्चुअली बहुत ज्यादा फैक्ट पूछ लेगा तो इस तरह के क्वेश्चन जो गलत जाएंगे वो काफी दिक्कत देते हैं। याद रहता है लमसम क्या था, लमसम नहीं याद करना है, एकदम एक्यूरेट याद करना है। क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल, यानी संसार के समस्त क्षेत्रफल में भी स्थलीय क्षेत्रफल, सागरीय क्षेत्रफल को नहीं माना है, स्थलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ये भी याद रखना है कि 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास करती है। तो अगर समस्त स्थलीय भू क्षेत्र में देखा जाए तो भारत का स्थान आता है 2.4% जो स्थान घिरा हुआ है। और वहीं जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूरे विश्व की 17.5 जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। और ये आंकड़े लिए गए हैं 2011 के जनगणना के अनुसार, ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण, यानी कि अगर ये भारत मान लिया जाए तो उत्तर से दक्षिण, ये वाला उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है, तथा पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। याद रखना है, जो उत्तर से पूर्व वाला है वो ज्यादा लंबा है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, वो ज्यादा किलोमीटर में। वहीं पूरब से पश्चिम वाला का क्षेत्रफल उससे कम है। हाँ, तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर दिया है वह है 3,214 किलोमीटर, तो वहीं पूरब से पश्चिम जो दिया है वह है 2,933 किलोमीटर। ये कुछ मैंने परीक्षा में ध्यान आ रहा है, इसमें ये पूछा गया था कि जो पूर्व वाला जो हिस्सा है पूरब से पश्चिम और किलोमीटर के क्षेत्र में ज्यादा बड़ा है उत्तर से दक्षिण की ओर, जो कि जो कथन गलत था। थोड़ा इसको याद रखना है कि जो उत्तर से दक्षिण वाला वो ज्यादा लंबा है। भारत के कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला जो है, जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र 78,114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो कि पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से एवं चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इस लाइन को फिर से एक बार देख लीजिए जो बोल रहा है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो 32,87,263 किलोमीटर है में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला जो क्षेत्र जो है वो 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से जो क्षेत्र चीन को दिया गया है, मतलब कि जो भारत का हिस्सा था उसको पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से ले लिया, और उसमें का जो अपना हिस्सा था उसको पाकिस्तान को देने वाला जो हिस्सा था वो 5,180 वर्ग किलोमीटर है, तथा चीन के द्वारा जो गैर कानूनी कब्जा है वह है 37,555 वर्ग किलोमीटर शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांव की संख्या 6,40,932 है, यानी कि हम
2011 की जनगणना में देखें कि भारत में कुल कितने गांव हैं, तो यह गांव है 6,40,932 गांव जो है भारत में है। पहला प्रश्न देख लेते हैं इसी संदर्भ में, उसको ड्रॉ किए तो सब मिटा देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। यहाँ तक कि इसमें जो नीचे कूट दिए गए इसमें से कौन सा सही है? भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। यह गलत है क्योंकि 7वां सबसे बड़ा देश है। इस प्रकार से पहला जो ऑप्शन हम हटाएंगे तो पहला ऑप्शन हटाते माने ये दोनों आंसर जो है गलत हो जाएंगे। इन्हीं में से दो कोई सही होगा। अब इसमें से ये देख लीजिए ऑप्शन में दूसरा जो है दोनों में दिया, इसका मतलब दूसरा तो कंफर्म सही है। अब गलत क्या हो सकता है, तीसरा या चौथा? तो दूसरे को पढ़ना ही नहीं है आपको, सीधा तीसरा देखिए। समुचित भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, ये है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित के लिए किया जाता है। तो भारतीय मानक समय के लिए जो निर्धारित किया जाता है वो 82.30 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर लिया जाता है, जो कि ये सही है। चौथा वाला सही है क्योंकि ये जो पूर्वी देशांतर होती है ये इलाहाबाद के नैनी के क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो चौथा ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण भारत यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 35 सेकंड के साथ 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का इस विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी के मध्य अवस्थित है। कथन 1 और 3 गलत है। भारत स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत हुआ है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण के लिए किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? वह रखता है आपका 7वां। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु यह समस्त जाति का लगभग 17.5% होल्ड करता है जनसंख्या का। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में जो हमने ऊपर बताया था 6 लाख तक करीबन था, जो ऊपर के आंकड़े थे ये देखिए 6,40,932 और इसमें बोल रहा है 6,30,000। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है क्योंकि 6,30,000 नहीं है, 6,40,000 है। आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? ये ध्यान रखना है, नहीं है पूछ रहा है इसमें। भारत का कुल क्षेत्रफल 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है, जो कि लगभग सही है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये पता होना चाहिए, तो यहाँ मिलियन में फंसा सकता था। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से है, ये भी लगभग सही है। अगर भारत की स्थलीय भूमि से देखा जाए, अगर अंडमान निकोबार को ना लिया जाए तो ये सही है। भारत का रेखांकित विस्तार 38.5 डिग्री पूर्व से लेकर 97.25 पूर्व है, सही है, ये भी है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये गलत है। भारत में राज्यों की संख्या जो है वो 28 है। आप ऊपर देखिए इसमें दिखाया हुआ है 26 जनवरी 2020 तक भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश बना था वह था दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव जो है वो नवीनतम था। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो उसकी भूमि सीमा है, मतलब कि आप देखेंगे अगर हम भारत को ये मान लें ऐसे करके, ऐसे मान लें तो इसके जो ये तो आपका हो जाएगा समुद्री सीमा वाले क्षेत्र हो जाएंगे। ये भूमि सीमा की बात करें, ये वाला क्षेत्र
भूमि सीमा लगभग जो है 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। थोड़ा ड्राइंग हटा देते हैं। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। सर्वप्रथम मिजोरम राज्य में नहीं होता है, सर्वप्रथम आपका जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में सर्वप्रथम होता है। अब दूसरा चैप्टर है इसी का, अक्षांशीय विस्तार, यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार के बारे में इस पाठ में दिया गया है। तो आइए इसके नोट्स पढ़ लेते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। इसको मैं थोड़ा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये इसमें है ही, मान लीजिए इसमें बोल ये रहा है कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा, यानी ये भूमि हो गए, हमारी भूमि जो है वो उसकी विषुवत रेखा जो 0 डिग्री इक्वेटर जाता है कि उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु को, मतलब कि कोई एक गोलार्ध, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, कोई भी बिंदु को हम एक कहते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं। हाँ, बिंदु की पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी मान लो पीछ से खुला, जो उसके अंदर जो केंद्र आएगा, ये केंद्र, ये मान लीजिए केंद्र हो गया, कि केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, मतलब कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे काल्पनिक मान लीजिए कि जो कोण बन रहा है ये कोणीय दूरी के बारे में बोल रहा है। कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है, मतलब ये किस कोणीय दूरी पे गया उसको अक्षांश कहते हैं। अक्षांशीय रेखाएं वह काल्पनिक होती है, कोई सत्य को लेकर कोई रेखा नहीं है, काल्पनिक होता है, हाइपोथेटिकली मान ली गई काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में, चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा को समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंश, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी कि इसमें जो ये देख रहे हैं आप डार्क कलर से, ये 0 डिग्री जो है ये जो 0 डिग्री, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा कोई विषुवत रेखा से ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, यानी कि इस वाले भाग को, जो ये भाग है पूरा, ये उत्तरी गोलार्ध, तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांशों की रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री का अंतराल लिया जाए, उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत रेखा को लेकर अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या जो है आपकी 179 है, 89 पर की और एक मीन जो बीच की विषुवत रेखा है होगी। इन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव, यानी जो भूपृष्ठ होगा हमारा उत्तरी ध्रुव, यानी भूपृष्ठ का जो ये उत्तरी ध्रुव माना जाए, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव मान लिया जाए। तो इसमें भूपृष्ठ के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, प्रधान यमुनोत्तर रेखा यानी ग्रीनविच मीन लाइन कहलाती है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यमुनोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यमुनोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। किससे? पूर्व से पश्चिम से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, क्योंकि ये देखिए समानांतर शब्द में बोला जाता है जहां 2 रेखाएं आपस में चले लेकिन परंतु कभी मिले नहीं। लेकिन आप वहीं देखेंगे देशांतर रेखाओं में, देखिए ये ऐसे आके ये
ये मिल गई, ये ये मिल जा रही हैं। तो जो यही इसमें बोल रहा है कि देशांतर रेखाओं ध्रुवों पे विषुवत रेखाओं की ओर समानांतर नहीं होती। देखिए पूरे देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखा के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। भार होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात के अवधि पर पड़ता है। अब प्रश्न देख लेते हैं। भारत विस्तृत है, तो भारत विस्तृत है आपका इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि भारत जो हमारा स्थित है वो 8 डिग्री उत्तरी से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और वहीं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्वी देशांतर के मध्य है। हाँ, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो स्पष्ट है कि इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। ये भी ध्यान रखना, उपयुक्त वाले को भी ध्यान से देखना, उपयुक्त में कोई भी नहीं। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती, मतलब कि जो अक्षांश जाती है, जो ऐसी लाइन जा रही है, वह सिक्किम में से होते हुए और किस किस राज्य से जाती है, तो वो जाती है आपकी राजस्थान से भी होते हुए जाती है। पंजाब आपका उसके ऊपर पड़ जाएगा, हाँ नीचे पड़ जाएगा, ऊपर पड़ जाएगा, और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अब है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। देशांतर रेखा है ये वाली रेखा है, जो कि 70 डिग्री को पूछ रहा है, वह कहाँ से गुजरती है, वह जैसलमेर में। ये बहुत ही फैक्चुअली क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा हो पेपर में तो ही लगाइएगा, अदरवाइज मत लगाइएगा। अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है भारत एवं कर्क रेखा, यानी कि भारत में जो कर्क रेखा जो गुजरती है उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। विषुवत विषुवत रेखा के उत्तर एवं उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यानी कि भारत में जो ये रेखा जा रही है, आप देख रहे हैं डॉट 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 करके, ये रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। यह कितनी डिग्री अक्षांश से जा रही है, यह जा रही है 23.5 डिग्री अक्षांश से जा रही है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात, फिर यहीं पास ये आएगा राजस्थान। पेन का ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, ये ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया गुजरात, फिर ये देखिए राजस्थान से शुरू हो रही राजस्थान, फिर ये है मध्य प्रदेश। इस पीडीएफ में उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक मोटा मोटा डायग्राम है। ये है मध्य प्रदेश, फिर आप देखेंगे ये है छत्तीसगढ़, फिर उसके बगल ही झारखंड है, फिर ये पश्चिम बंगाल है, फिर ये त्रिपुरा है, और फिर ये मिजोरम है। क्या मिजोरम है?
ये हो गया, आपने ये देख लिया मिज़ोरम से होके जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे की हेडलाइन पे कि सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर, हाँ, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है, यानी 21 तारीख को उत्तर की 21 जून को जो सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है वह सबसे सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर, हाँ, उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। जो माही नदी आप देखेंगे वो कर्क रेखा को यहाँ 2 बार पार करेगी, ऐसे करके माही रेखा 2 बार पार करती है। फिर आप वहीं देखेंगे महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांश स्थिति। अगरतला 23.5 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर आपका नागपुर 21 मिनट, नागपुर 21 मिनट 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद जो है आपका वह है 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट, भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट है। अब प्रश्न देख लेते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? वो आंध्र प्रदेश से नहीं जाती है, बिहार का उस समय झारखंड था, ये याद रखिएगा क्योंकि 1990 का प्रश्न है। उड़ीसा, हाँ, और उत्तर प्रदेश, ये दोनों से नहीं जाती, इससे नहीं जाती, तो आंसर होगा ठीक बिहार से जाएगी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है, पहले ही बताया था, जाती है गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से, यानी कि आपका 1 2 4 पहले वाले ऑप्शन से जाएगी। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा जो गुजरती है इन सभी में से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों को कर्क रेखा काटती है? वह काटती है 8। याद करते हैं फिर से हम लोग कौन कौन से। पहला है गुजरात, मान लीजिए, आइए एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं रफली याद करने के लिए कि ये हमारा भारत है। एक ऐसे मान लीजिएगा, रफली बना नहीं पाऊंगा इतना बेहतर, ये भारत है और ये कर्क रेखा जा रही है। तो सबसे पहले आएगा गुजरात, फिर आएगा आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे करके आएंगे। आप भी बाहर निकल गया है, लेकिन ऐसे 8 राज्य आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य जो आते हैं। इसको हटा देते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, कितने भारतीय राज्यों को कर्क रेखा काटती हुआ है? 8, ये हो गया था। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, वह गुजरती है आपका झारखंड से। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है आपका मणिपुर से नहीं गुजरती है, वह गुजरती है त्रिपुरा, मिजोरम और छत्तीसगढ़ से। ये थोड़ा-सा मणिपुर वाला आप भूल सकते हैं, लेकिन हाँ, मणिपुर से नहीं गुजरती है। वर्तमान में मणिपुर में बहुत हिंसा चल रही है, तो इससे भी एक मूल रूप से क्या, एक अनुमानिक रूप से आप याद कर सकते हैं कि मणिपुर से नहीं गुजरती, क्योंकि मणिपुर, मिजोरम में कभी-कभी गलती में हो जाता है। तो मणिपुर में भी हिंसा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो आप उससे ऐसे याद रखें कि वहाँ से वो नहीं गुजरती है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो निकटतम दूरी पर स्थित है गांधीनगर। अगर इस प्रश्न में देखा जाए, यह बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है।
मोटा-मोटा ध्यान रखना पड़ेगा। अगरतला जो आपका दिया हुआ है वह 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। हाँ, और गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट है उत्तरी अक्षांश। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। तो वहीं उज्जैन जो है आपका 23 डिग्री 9 मिनट है। गांधीनगर सबसे करीब में है। देखिए 10 में निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है, मतलब कर्क रेखा के निकट कौन सा है, तो वह है कोलकाता जो है कर्क रेखा के निकट में है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा अक्षांश जो है वो भारत की कर्क रेखा की बात कर रहा है आपका, तो कर्क रेखा क्या है? याद रखेंगे पहला ऑप्शन, मतलब जो लोग बहुत जल्दी में होंगे वो देखेंगे हाँ 23.5 डिग्री मार देंगे खट्टा से, लेकिन आपको ये भी देखना है यहाँ दक्षिण लिखा हुआ है जो कि गलत है। जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत हो लोगों को लगता है हलवा क्वेश्चन फट्टे से तुरंत टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ध्यान देने इसमें देखो सबसे लास्ट ऑप्शन रखा है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। ये ध्यान देने, ये छोटे छोटे प्रश्न थोड़ा ध्यान देने की बात है। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, आपको ध्यान रखना होगा वो है मणिपुर। मणिपुर जो है कर्क रेखा उत्तर में, वहीं झारखंड मिजोरम और त्रिपुरा को काटती हुई जाती है कर्क रेखा, तो जाहिर सी बात है ये तो होंगे नहीं, इसलिए मणिपुर आंसर सही होगा। जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी? और दिन की अवधि होगी आपका दिल्ली में, क्योंकि इसमें बताया गया है ना कि जैसे-जैसे आप दिन के जून के माह में 21 जून से ऊपर जाते रहेंगे, दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। तो हैदराबाद, भोपाल और चेन्नई तो नीचे ही हैं, लेकिन दिल्ली जो है ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा सबसे निकट स्थित है? वह निकट है आपका जबलपुर। देखिए जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है? वह है माही नदी कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। अब आ गया मानक समय। तो मानक समय को हम अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।